लिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कि जब हमने पानी को रोका तो पर्पस क्या था? पर्पस था कि हम इस पानी से सिंचाई कर सके। तो सिंचाई क्यों कर सके? तो उसके लिए हम कृषि वाले चैप्टर को कनेक्ट कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज से। तो छत्तीसगढ़ में कृषि के जो कुछ आंकड़े हैं, ये आंकड़े बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर? इकोनॉमी के जो सेक्टर्स होते हैं, द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक, तो आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं वो तीन हिस्सों में मेजरली हमारे यहाँ बटे हुए हैं। पहले को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी, और तीसरे को कहते हैं टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में सेवा आता है, सेकेंडरी में आपको उद्योग आता है, और प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज जिसे हिंदी में कहा जाता है कृषि एवं संबद्ध सेवाएं। संबद्ध सेवाओं से क्या तात्पर्य है हम अभी समझेंगे। प्राइमरी सेक्टर में एक और चीज आता है जिसे माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग जो है, इट इज द एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, परंतु वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज का हिस्सा नहीं है। डेटा पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर को समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर का क्या पोजीशन हमको दिखाई देता है, या छत्तीसगढ़ के लिए एग्रीकल्चर क्यों जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। तो छत्तीसगढ़ एंड एग्रीकल्चर, तो छत्तीसगढ़ में टोटल जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से है 2,55,00,000, 2.55 लाख जो है। इट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ एज पर द सेंसस ऑफ 2011। इस जनसंख्या का जो टोटल श्रम बल है, श्रम बल का मतलब होता है द टोटल लेबर फोर्स, और लेबर फोर्स का डेफिनेशन ऐसा है कि 15 साल से लेकर के 55 साल तक का ऐसा आदमी जो काम कर सकता है, काम करने का इच्छुक है, और जिसके पास काम है, उसे लेबर फोर्स या श्रम बल कहा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2,55,00,000 लोग हैं। टोटल श्रम बल जो है ये 48% के आसपास है, और टोटल श्रम बल का 80% जो है वो कृषि संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। मतलब छत्तीसगढ़ के लिए एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए कि अगर 100 लोग आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं तो उन 100 में से 80 लोग जो हैं वो कृषि संबंधित आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं। कृषि संबंधित आर्थिक गतिविधि में केवल कृषि नहीं आता, पशुपालन भी आता है, दूसरा फिशरीज भी आता है, जो खेती के लिए खाद का दुकान लगाते हैं, हार्वेस्टर का सामान बेचते हैं, जो पार्ट्स बेचते हैं, मशीनों को बेचते हैं, वो सब भी कृषि की सेवाओं के अंतर्गत आता है। तो एग्रीकल्चर की इन गतिविधियों से छत्तीसगढ़ का 80% जुड़ता है। और दूसरा कि टोटल लैंड ऑफ छत्तीसगढ़ है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर एरिया है। 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। इस टोटल एरिया का 42% के आसपास फॉरेस्ट है। जितना लैंड अवेलेबल है, उस अवेलेबल लैंड के टोटल 51% भूमि पर कृषि होता है। तो क्यों छत्तीसगढ़ के लिए कृषि इंपॉर्टेंट है? पहला पॉइंट कि टोटल लेबर फोर्स का 80% जो है दैट इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। दूसरा पॉइंट है कि टोटल लैंड का 51% इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। और तीसरी बात में आता हूं कि 37 लाख किसान परिवार हैं।
37 लाख किसान परिवार, मतलब छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में एक परिवार की डेफिनेशन होती है 5 लोगों की। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 37 लाख इंटू मल्टीप्लाइड 5, तो ये आंकड़ा तकरीबन 2 करोड़ के आसपास जाता है। तो 2 करोड़ 55 लाख में से 2 करोड़ लोग जो हैं वो कृषि से क्या हैं, संबंधित हैं। और ये आपका 37 लाख जो किसान हैं, ये कुल मिलाकर के 50 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती करते हैं। तो एक किसान का अगर आपको भूमि निकालना रहे कि छत्तीसगढ़ के एक किसान के पास कितनी भूमि है, एवरेज करने के लिए आप 50 लाख हेक्टेयर टोटल कृषिगत जमीन, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, वो 50 का 51 लाख भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय जो टोटल किसानों की संख्या है वो 37 लाख है। तो 37 लाख किसान को भाग देंगे तो ये लाख कट गया और ये अमाउंट आता है 1.36 हेक्टेयर प्रति किसान। तो यहां से 3 आंकड़े बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैं आपको कि टोटल लेबर फोर्स का लगभग 80% कृषि से अपना रोजगार पाता है, टोटल भूमि के 51% पे कृषि होती है, और एक किसान के पास अगर 37 लाख किसान टोटल हैं, टोटल भूमि है 50 लाख हेक्टेयर, तो एक किसान के पास जो जमीन है छत्तीसगढ़ में वो हेक्टेयर में होती है 1.36 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में होता है 2.5 एकड़, तो 2.5 एकड़ मल्टीप्लाइड बाई आपका 1.36, ठीक है। भारत में किसानों को डिफाइन किया गया है लैंड होल्डिंग या भूमि के माप के आधार पर, ठीक। तो जो प्राइमरी हमारा वो है एनालिसिस है अभी तक का, ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में कृषि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो 80% ऑफ द लेबर फोर्स इन्वॉल्व, दिस इज द लेबर फोर्स, जिसमें से 51% जो जमीन है इसके ऊपर खेती होती है। टोटल लगभग 37 लाख के आसपास क्या है, किसान हैं, और ये लगभग 37 लाख किसान जो हैं ये 50 लाख हेक्टेयर पे क्या करते हैं, 50 लाख हेक्टेयर जमीन पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। इसलिए एक किसान के पास 1.36 हेक्टेयर भूमि है, हेक्टेयर प्रति किसान, और एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, 2.5 एकड़। तो 2.5 एकड़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.36 से, तो जितना आएगा वो एकड़ में होगा। हेक्टेयर के हिसाब से एक किसान के पास जो लैंड होल्डिंग का साइज है छत्तीसगढ़ में, दैट इज 1.36 हेक्टेयर, इसको याद रखना है। भारत में ये जो एवरेज है, भारत के किसानों का जो एवरेज है 1.16 हेक्टेयर प्रति किसान है, तो उसके नेशनल एवरेज की तुलना पे से कुछ ज्यादा लैंड होल्डिंग जो है वो छत्तीसगढ़ के किसानों के पास है। परंतु जो भारत सरकार का पैमाना है कि कौन किसान छोटा किसान होगा, कौन सीमांत होगा और कौन नहीं होगा, उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो वो परिभाषा है कि 0 to 1 हेक्टेयर की लैंड होल्डिंग वाला किसान सीमांत किसान कहलाता है। सीमांत को हम कहते हैं मार्जिनल फार्मर। इसके पास लैंड होल्डिंग होगी 0 से 1 हेक्टेयर। 0 to 2 हेक्टेयर वाला जो किसान है इसे हम स्मॉल फार्मर कहते हैं। स्मॉल फार्मर को हम कहते हैं लघु कृषक। और इसके आगे 0 to 5 हेक्टेयर या अप टू 10 हेक्टेयर को मध्यम या बड़ा किसान कहते हैं। ये जो 2 किसान हैं, इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं लघु एवं सीमांत कृषक उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ठीक कर देते हैं, सीमांत पहले आना चाहिए। तो ये जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर है या 0 to 2 हेक्टेयर है, भारत सरकार की डिफिनेशन के हिसाब से इसे कहते हैं सीमांत कृषक और इसे कहते हैं हम लघु कृषक। अब अगर आप लैंड होल्डिंग का साइज देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार के जितने किसान हैं उनकी लैंड होल्डिंग है 1.36 हेक्टेयर पर किसान, इसलिए छत्तीसगढ़ में 76% ऑफ द टोटल
peasants, total people who are involved in the agriculture directly, लैंड होल्डिंग के हिसाब से ये सभी के सभी 76% लघु एवं सीमांत या सीमांत एवं लघु श्रेणी में आते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है और कोइंसिडेंटली भारत का आंकड़ा भी सेम है। भारत में भी कुल किसानों में से 76% किसान सीमांत एवं लघु की श्रेणी में आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी टोटल किसानों में से 76% जो है वो सीमांत एवं लघु की श्रेणी में आते हैं। भारत सरकार की कोई भी सब्सिडी की योजना जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, जिसमें 2000 रुपए की 3 किस्त के हिसाब से 6000 रुपए किसान को सब्सिडी दी जाती है, वो इसी कैटेगरी के किसान के लिए होता है। कोई भी सब्सिडी इज ओनली एलिजिबल फॉर लघु एवं सीमांत कृषक, मध्यम एवं बड़े कृषक जिनके पास 5 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर भूमि होती है। 5 हेक्टेयर मतलब लगभग 7.5 एकड़ हो गया, 10 हेक्टेयर मतलब लगभग 15 एकड़ हो गया। इनको सब्सिडी का फायदा नहीं मिलता, वो लघु एवं सीमांत की श्रेणी में नहीं आते। तो यहाँ से एक नया आंकड़ा आपको मिल गया, एक कि छत्तीसगढ़ के टोटल आपका 80% लोग कृषि में इन्वॉल्व हैं। दूसरा, टोटल किसानों की संख्या है लगभग आपका 36 लाख के आसपास, जो 51 लाख भूमि पर कृषि करते हैं। इसलिए एक किसान के पास 51 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि करते हैं, इसलिए एक किसान के पास 1.36 हेक्टेयर जो है वो जमीन है। और ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन भी पूछता है कि सीमांत का डेफिनेशन क्या है, जिसके पास 0 to 1 हेक्टेयर है। लघु क्या है, जिसके पास 0 to 2 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग है। 1 हेक्टेयर का पैमाना को अगर आप एकड़ में कन्वर्ट करते हैं तो इसका इक्वालिटी होता है 2.5 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एकड़। छत्तीसगढ़ में एक किसान के पास हेक्टेयर के हिसाब से 1.36 हेक्टेयर जमीन है, जो नेशनल एवरेज 1.16 से थोड़ा सा क्या है, अधिक है, परंतु लघु एवं सीमांत के कैटेगरी में आता है। और जब काउंटिंग की गई कि कितने किसानों के पास लघु एवं सीमांत के पैमाने की ही जमीन है, तो छत्तीसगढ़ में 76% किसानों के पास जो है वो लघु एवं सीमांत के अंतर्गत आते हैं और इसी के अंतर्गत उनको सभी प्रकार की सब्सिडी की सहायता जो है वो प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर का प्राइमरी एस्पेक्ट तो ये है, लेकिन छत्तीसगढ़ में या कहीं पे भी अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो केवल कृषि नहीं आता, अपितु कुछ सर्विसेज भी इसके अंतर्गत आती हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ हो या कहीं हो, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के अंतर्गत पहला आ गया कृषि, दूसरा आ गया आपको इरिगेशन, तीसरा आ गया आपका मतलब सिंचाई हो गया, पशुपालन, चौथा हो गया आपका मछली पालन। और मछली पालन को छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि का दर्जा दे दिया है ताकि इससे आय बढ़ाया जा सके। और छत्तीसगढ़ के टोटल वाटर रिसोर्सेज का 94% जो है उसमें मछली का पालन किया जा सकता है। तो कृषि एवं संबद्ध सेवाएं ये प्राइमरी सेक्टर का एक पहलू हो गया, प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर का अन्य पहलू हो गया जो इसके अंतर्गत नहीं आता है और छत्तीसगढ़ में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका माइनिंग मतलब खनन। तो खनन जो है ये प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि तो है, लेकिन कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के अंतर्गत नहीं आता है। सीजीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि प्राथमिक सेक्टर की वो कौन सी गतिविधि है जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आती, इरिगेशन, पशुपालन, मछली पालन या माइनिंग। तो आप उत्तर यहाँ पे क्या देंगे, माइनिंग, इसका क्या देंगे, उत्तर देंगे। तो क्लाइमेटिक सिचुएशन, सॉइल, सबसे पहले रॉक्स पढ़ा,
उसके बाद में ज्योग्राफिकल पार्ट्स को पढ़ा कि छत्तीसगढ़ कितने भौगोलिक खंडों में विभाजित है, रॉक पैटर्न के बाद सॉइल पैटर्न पढ़ा, क्लाइमेट पढ़ा, और उसके बाद पढ़ी नदियां जो कि एक्सेस रेन वाटर को ड्रेनेज सिस्टम या बाहर निकालने का काम करती हैं, फ्लड सिचुएशन से हमको बढ़ाती हैं, उनको रोका है ताकि एग्रीकल्चर किया जा सके। अब हम एग्रीकल्चर के प्राइमरी डेफिनेशन की तरफ चल रहे हैं। एग्रीकल्चर को समझते समझते हमको अब सीजन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में भी समझना है। अगर हम कहते हैं कृषि, तो छत्तीसगढ़ या नेशनल लेवल पे कृषि से संबंधित कुल मिलाकर के 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। There are 15 एग्रो-क्लाइमेटिक जोन्स इन एंटायर कंट्री। पूरे भारत में 15 एग्रो-क्लाइमेटिक जोन हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 3 एग्रो-क्लाइमेटिक जोन हैं। छत्तीसगढ़ में 3 एग्रो-क्लाइमेटिक जोन्स हैं। वो 3 जोन कौन कौन से हैं? एक आपका महानदी का मैदान, एक आपका उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, और तीसरा दंडकारण्य का पठार। तो भूगोल में भौगोलिक खंड के तौर पे हमने भले ही जशपुर सामरी पार्ट को अलग पढ़ा है, कृषि के अंतर्गत ये उत्तरी क्षेत्र में आता है। तो छत्तीसगढ़ के 3 कृषि भौगोलिक क्षेत्र में पहला होगा उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा होगा महानदी का मैदान, और तीसरा है दंडकारण्य का पठार। पॉइंट टू बी नोटेड, पूरे भारत में 15 एग्रो-क्लाइमेटिक जोन्स हैं और छत्तीसगढ़ में 3 एग्रो-क्लाइमेटिक जोन्स हैं। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जो भौगोलिक क्षेत्र तो है लेकिन एग्रो-क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत नहीं आता? तो जशपुर सामरी पार्ट को हम इंक्लूड करते हैं उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र में। उसके बाद सीधे पढ़ते हैं महानदी का मैदान, और उसके बाद पढ़ते हैं दंडकारण्य का पठार। दीज आर द 3 एग्रो-क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के किसान का जो कृषि है दैट इज डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट सीजन्स। तो कृषि करने के लिए जिन 3 सीजन्स को हम फॉलो करते हैं उन्हें हम नाम से जानते हैं। खरीफ का सीजन, दूसरा आता है रबी का सीजन, और तीसरा आता है आपका जायद का सीजन, जायद का मौसम। ये 3 प्रमुख मौसमी आधार हैं जिसपे कि हम अपने एग्रीकल्चर को डिवाइड करते हैं। खरीफ का सीजन, इसमें आप बुआई जो है ये शुरू करते हैं जून जुलाई में। ठीक, जून जुलाई का अभी का जो मौसम चल रहा है, इसमें आप खेत को तैयार करके बुआई के लिए काम करते हैं। जून जुलाई अगस्त तक आप काम करते हैं, और फसल की जो कटाई है, फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। और खरीफ का जो लीडर क्रॉप है, जब प्राइमरी क्रॉप ऑफ खरीफ छत्तीसगढ़ में वो धान है। इसके अलावा कोदो कुटकी है, धान है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो खरीफ का सीजन जब ज्यादा बारिश होती है, इसकी डिपेंडेंसी बहुत अधिक मैन मेड इरिगेशन या कैनाल बेस्ड इरिगेशन के ऊपर नहीं होती। जो रेन फेड होता है या जो परंपरागत कृषि होती है वो खरीफ के सीजन की होती है। धान इसका प्रमुख फसल है। इसके अलावा है कोदो कुटकी, बस्तर के क्षेत्र में जाते हैं। तो हमारे यहाँ जिस पद्धति से कृषि होती है, इस पद्धति को मेडागास्कर पद्धति कहा जाता है। तो मेडागास्कर पद्धति क्या है? तो छत्तीसगढ़ में जो पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द मेडागास्कर पद्धति। तो खरीफ का सीजन लगाया आपने जून जुलाई में, और इसकी जो फसल है प्रमुख धान है, और काटा इसको कब? अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल जो है ये ठंड में लगती है, और नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई या फसल की तैयारी आप चालू करते हैं। फरवरी अंत में या मार्च में आप इसकी कटाई करते हैं, और
रबी फसल के लिए आपको उपजाऊ जमीन की जरूरत पड़ती है, और बेहतर कहें कि जो काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल जो होती है, इट सपोर्ट्स द रबी फसल इन अ बेटर मैनर, ये ज्यादा सपोर्ट करती है। और इसका लीडर क्रॉप जो है गेहूं है, चना है और अलसी है, ये सब जो है इसकी लीडर क्रॉप है। सबसे एक नाम अगर आप लेंगे तो ये नाम होगा आपका गेहूं का फसल। रबी की बुआई का काम नवंबर दिसंबर, कटाई का काम फरवरी मार्च। मार्च के बाद जब नदियों का पानी सूख जाता है तो नदियों के पानी के सूखने के बाद उसकी रेत में आप कलिंदर लगाते हैं, आप ककड़ी लगाते हैं, आप चना बूट लगाते हैं, आप खरबूज लगाते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो आपका अप्रैल, मई और जून तक आपको दिखाई देता है, ये सब कुछ जो है वो जायद के अंतर्गत आता है। तो 12 महीने में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बटाव जो है, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल सीजन जो है, इसको हम 3 हिस्से में बांटते हैं, खरीफ, रबी और जायद। और इसमें ये रेनफेड या नेचुरल रेनफेड होता है। यहाँ पर आपको अतिरिक्त बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती, क्योंकि जून जुलाई में बारिश होती है। रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, फरवरी मार्च में काटते हैं, चना हो गया, अलसी हो गया, गेहूं हो गया, इनके लिए आपको कैनाल बेस्ड इरिगेशन या आपका पंप की जरूरत पड़ती है। जायद जो है नदी के मुहानों में सूखी हुई रेत जिसमें नमी होती है अंदर की तरफ, इसमें कलिंदर, ककड़ी, चना बूट, तरबूज, खरबूज जो लगाते हैं, ये जायद की फसल होती है। अब देखिए, खरीफ का सिर्फ जो किसान खेती करता है उस किसान को बहुत अधिक जो है एग्रीकल्चर में कहना चाहिए कि इरिगेशन को अलग से करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ इस समय बारिश होती है। तो जो छोटे किसान होते हैं, छोटे किसान जो हैं, स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास बहुत छोटी लैंड होल्डिंग है या जो लोग अपने परिवार के लिए केवल खेती करते हैं, वो इस सीजन में खेती करते हैं। जिनके पास आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इरिगेशन है, पास से कोई कैनाल जा रहा है या अपने यहाँ पंप खुदवाने की क्षमता है या सोलर पंप लगाने की क्षमता है, वो लोग रबी का दूसरा फसल भी क्या करते हैं,